अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये मेरा घर है, नारियल के दरख्त जो नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे खड़ी हुई 2 मंजिला बिल्डिंग। ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि ये मेरा घर है। बाहर ये जो आपको बहुत सारे स्कूटर नज़र आ रहे हैं, ये बराबर टीपीएल वालों का, टीपीएल इंश्योरेंस का ऑफिस है। वाइट बिल्डिंग जो आपको बराबर नज़र आ रही है, टीपीएल इंश्योरेंस का ऑफिस। कुछ गाड़ियाँ उनकी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। जो सारे ये स्कूटर खड़े हैं, ये मेरे घर के बाहर होते हैं। ये सारे उनके स्टाफ के स्कूटर। और ये जो आपको गाड़ियाँ इधर नज़र आ रही हैं, ये भी उन्हीं के स्टाफ की गाड़ियाँ हैं। 100 से ऊपर स्कूटर, उनकी गाड़ियाँ मेरे घर के बाहर खड़ी होती हैं। शायद इससे लोग ये समझ रहे हैं कि जगह कमर्शियल हो रही है। आई डोंट नो, अल्लाह जानता है हो रही है या नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बहरहाल ये मेन शारे फैसल नहीं है। लेकिन सिंधी मुस्लिम ने घर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में है। सिंधी मुस्लिम ने घरों के अंदर दफ्तर खोलने की इजाज़त दी है, तभी तो ये बराबर टीपीएल इंश्योरेंस का ऑफ़िस यहाँ पर आया है। और ऐसे मज़ीद 150 के करीब यहाँ ऑफिस कायम है घरों में। बाकी चीज़ मैं आपको अंदर जाकर बताऊँगी, घर का हाल के अंदर से नक्शा, पार्टीशन वाली बात मैं आपको अंदर जाकर बताऊँगी, क्योंकि बेसिकली ये केस तो पार्टीशन का था। कुछ लोग भी जो नज़र आ रहे हैं, ये टीपीएल इंश्योरेंस वाले ही लोग आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप अंदर चलें मेरे साथ, अंदर से इस घर को देखें। कोशिश करूँगी मुख्तसर बात करने की। आप देखें, ये हम अंदर जा रहे हैं। अंदर गेट से दाखिल होने के बाद क्या है, अंदर पहुंचकर आपको बताती हूँ। आप अंदर चलें मेरे साथ। ये देखिए, अंदर आने के बाद आप देख रहे हैं घर में एक तरफ ये बिल्डिंग है, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। उल्टे हाथ की तरफ ये बहुत बड़ी 2 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है, और सीधे हाथ की तरफ ये देखिए, ये लॉन और पेड़ पौधे हैं। इस बिल्डिंग के साथ बीच में बड़ा सा नीम का दरख्त खड़ा है, जिससे बड़ी ठंडक रहती है यहाँ पर गर्मियों में। और ये जो आपको ऊंचा सा वाइट सफ़ेद टावर नज़र आ रहा है, जिस पे सीमेंट की जालियाँ लगी हुई हैं, ये ऊपर जाने का जीना है। अब लॉन की तरफ आ जाएं। आधे प्लॉट पर, तकरीबन आधे प्लॉट लॉन है। ये देखिए, ये हम आ गए हैं लॉन के सामने। तकरीबन 650 गज की बिल्डिंग है। मैंने जो नाप किया है, हो सकता है उसमें गलती हो नापने में, लेकिन मेरे नाप के मुताबिक 650 गज का ये कंस्ट्रक्टेड एरिया या बिल्डिंग हो रही है, और 350 गज का ये लॉन हो रहा है। केडीए का जो ए कैटेगरी का प्लॉट का साइज़ होता है 240 गज का, ये उससे 110 गज ज़्यादा बड़ा लॉन है। केस सारा ये है कि मेरे भाई ने पार्टीशन का केस किया था। ठीक है, उसकी मर्ज़ी, अगर वो पार्टीशन करना चाहता है तो मुझे क्या एतराज़ है। उसने कहा था पार्टीशन करके और फिर उसको, वो इसे बेच कर यहाँ से जाना चाहता है। मैंने कहा कि मुझे तो यहीं रहना है। कुछ एक वजह यह है कि इस घर में मेरे वालिदैन की यादें हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे आगे औलाद नहीं है। मेरा ये 50-60 साल पुराना पड़ोस है, मैंने होश यहीं पे संभाला है। ये पड़ोस मेरा सहारा है। मेरा शौहर बीमार, 85 साल का बूढ़ा, फालिज से उठने वाला बीमार है। मेरे शौहर को और मुझे जब सहारे की ज़रूरत होती है तो ये मेरे पड़ोसी मौजूद होते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। मेरी फैमिली यही है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती इनको छोड़कर, अल्लाह का शुक्र है। और मैं घर को भी क्यों छोड़ूँ, ना इनको छोड़ना चाहती हूँ, ना मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ। मेरी चीज़ है, अल्लाह ने चाहा तो मैं इसे अल्लाह के रास्ते में ही लगा कर जाऊँगी यहाँ से। केस ये हुआ पार्टीशन का। मैंने कहा पार्टीशन की सूरत में 1000 गज का प्लॉट है, 333 गज। मैं लॉन के सामने ही खड़े होकर आपसे सारी बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि 333 गज, इस पर कानूनन शरन मेरा हक़ बनता है। बाकी जो बिल्डिंग में जो एक्सेस है, जो ज़्यादा पोर्शन है, उसके मैं कोर्ट बताए कि कितने पैसे देने हैं। कोर्ट उसका जो मार्केट रेट लगाएगी उसके हिसाब से मैं पेमेंट कर दूँगी। मैंने ये नहीं कहा कि मार्केट रेट मैं ख़ुद कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ जो कोर्ट रेट बताएगी इंशाल्लाह। पैसों का इंतज़ाम मेरे पुराने शागिर्द और मेरी पड़ोसी मिलके कर रहे हैं। जो मेरे बस में हुआ, बाकी इन लोगों के बस में सब मिलके कर देंगे। और इंशाल्लाह वो तो जाना चाह रहा है, तो उसके जाने के बाद इंशाल्लाह हम ट्रस्ट बनाकर, अल्लाह ने चाहा तो इसको हम अल्लाह के रास्ते में लगाने का काम करेंगे इंशाल्लाह। सब मिलके जो पैसे लगा रहे हैं वही इसके ट्रस्टी भी होंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। भाई को उसका हिस्सा मिल रहा है। मसला यहाँ पर आकर खड़ा हुआ कि इस घर के नीलाम का ऑर्डर जज ने बजाय पार्टीशन करने के, पार्टीशन का केस था, भाई ने 17 दफ़ा लिख कर दिया कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे पैसे दिला दो, बेचना चाहता हूँ मैं इसे, मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कर दो पार्टीशन।
लॉन का अलग हिस्सा बन जाएगा। कुदरती पार्टीशन है, एक तरफ लॉन है, एक तरफ बिल्डिंग है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैंने कहा लॉन वो बेच दे जिसको बेचना है, बिल्डिंग में मुझे रहना है। और बाकी ये है कि बिल्डिंग में जो एक्सेस हो रहा है 333 गज से ज़्यादा जितना हो रहा है, उसके पैसे मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। जो कोर्ट रेट बताएगी, मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रही हूँ, जो कोर्ट रेट बताएगी इंशाअल्लाह ताला मैं उसके पैसे उसे अदा कर दूँगी। इसमें कोई झगड़े की तो बात ही नहीं थी। मगर हुआ ये कि पार्टीशन का फ़ैसला करने के बजाय सिंगल जज ने, पहले हाई कोर्ट का एक तरीक़ा है कि पहले जो बेंच होती है वो एक अकेला जज सुनता है, उसके ख़िलाफ़ बात करनी हो तो डबल बेंच में हम वहाँ पर जाते हैं। सिंगल जज ने, अकेले जज ने ये फ़ैसला किया कि आपका पार्टीशन नहीं हो सकता है क्योंकि आपका लॉन 400 गज से कम का है और 400 गज से कम पर सब डिवाइडेड छोटा प्लॉट नहीं बन सकता। अब बात यह है कि 400 गज के प्लॉट का साइज़ उस कानून के मुताबिक है जो आज से 20 साल पहले कैंसिल हो चुका है। उसकी बुनियाद पे ये कहना कि हम पार्टीशन नहीं कर सकते और फिर उसकी बुनियाद पे कहना कि हम नीलाम कर देंगे। नीलाम की क्या ज़रूरत है? जब मैं पैसे दे रही हूँ मुझे कहते कि आप पूरे घर के पैसे दो, आप अरेंज करो, अगर आप आधे के कर रही हैं तो पूरे के अरेंज करो। नीलाम क्यों करेंगे इसको? मेरी चीज़ मुझसे क्यों छीनेंगे? अब आगे की बात ये हुई है कि मैंने उसके ख़िलाफ़ अपील करने की कोशिश की। मैंने उसके ख़िलाफ़ अपील की डबल बेंच में, जो हाई कोर्ट का प्रोटोकॉल है। मैंने डबल बेंच में अपील की कि भाई अव्वल तो ये पार्टीशन का केस नहीं है, ये मैं उल्टी बात कह गई, ये नीलाम का केस नहीं है, ये तो पार्टीशन का केस है, पार्टीशन कर दें। और जहाँ तक सेल की बात है तो पहली बात तो ये कि हम मुसलमान हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी चीज़ में मकान, ज़मीन या बाग़, उस ज़माने में आमदनी का ज़रिया खजूर ही तो था ना, खाना भी खजूर, पीना भी खजूर, सब कुछ बस जानवरों का दूध और खजूर, पानी जितना भी हो, मगर हर चीज़ खजूर ही खजूर। औरतों को पैदावार ही नहीं थी मदीने में, रोटी तो पकती नहीं थी, बाहर से आटा आता था और वो भी जौ का आटा, गेहूँ तो आता ही नहीं था। खैर बात ये हुई कि मैंने कहा कि भाई इसका ऑक्शन का तो केस है नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ये है कि जब किसी चीज़ के एक से ज़्यादा मालिक हो तो और उनमें से कोई अपना हिस्सा बेचना चाह रहा हो तो उसके लिए ये जायज़ नहीं है, ला यहिल्लु लहू, उसके लिए ये हलाल नहीं है कि वो अपने साथियों को पेश किए बग़ैर अपना हिस्सा किसी और को बेच दे। फिर वो अपने साथियों से पूछे, अगर उनमें से कोई उसे ख़रीदना चाहता है तो वो उसका हिस्सा ख़रीद ले, और अगर वो नहीं लेना चाहते तो फिर उसके साथी इसको छोड़ दें कि वो उसे जिसे चाहे बेचता रहे। यहाँ पर मेरे भाई ने 17 दफ़ा इस केस में लिख कर दिया। केस ये था कि वैल्यूएशन कर दो और पार्टीशन को रेगुलराइज़ कर दो, डॉक्यूमेंट कर दो, रेगुलराइज़ कर दो, अलग दाखिला हो, अलग दीवार हो जाए। ठीक, मुझे क्या एतराज़ है इस पर? अगर अलग दाखिला ना भी हो तो भाई बहन ही तो रह रहे थे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर दाखिला अलग नहीं भी होता। लेकिन अगर अलग प्लॉट भी बन जाता है तब भी, अगर इसे अलग करके बेचना है तब तो अलग प्लॉट करना ही होगा, दाखिला और गेट अलग ही होंगे। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई पार्टीशन कर दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। और 450 साल से जो पार्टीशन एक्ट सारी दुनिया में चल रहा है, 1868 में बनाया जाने वाला पार्टीशन एक्ट, उसमें यह है कि अगर किसी जगह की पार्टिपल है, पार्टीशन के काबिल है तो उस जगह का पार्टीशन कर दो। अगर वो जगह पार्टीशन के काबिल नहीं है तो मालिकान में से कोई दूसरे को उसका शेयर देकर उसका शेयर ख़रीद ले, और फिर भी अगर मालिकान में से कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है तब उसको नीलाम के लिए पेश किया जाए। मैंने कहा भाई ने 17 दफ़ा लिख के दिया है कि मैं बेचना चाह रहा हूँ, और मैंने उसके जवाब में 23 दफ़ा लिख कर दिया है कि भाई मैं ख़रीदना चाह रही हूँ, मुझे पैसे बताओ, कोर्ट मुझे इजाज़त दे, मुझे पैसे बताए कि कितने देने हैं, मैं दे दूँगी। तो उसके बाद क्या रुकावट है? मुझे अपने भाई को पैसा देने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे दाम क्यों नहीं बता रहे हैं और इसका नीलाम क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इस बुनियाद पर मैंने डबल बेंच में केस किया, अपील की। एक हेयरिंग हुई, अकील अब्बासी ने कहा कि नहीं हम तो इसकी नीलाम ही करेंगे। वो मेरी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं थे। मैं वहाँ से निकल के सीधी सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहाँ बात करने के लिए कि यहाँ तो मेरा फ़ैसला हो नहीं रहा, मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से छिन रही है, नीलाम में पता नहीं जितने में भी जाए, कौड़ियों के मोल जाए या अरबों खरबों के मोल जाए, मेरी चीज़ है, मुझे नहीं बेचनी इस तरह। तो ज़बरदस्ती मुझे और मेरे 85 साल के बीमार फालिज से उठने वाले शौहर को हमें घर से बेदखल किया जा रहा है, कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट वालों ने मुझे कहा कि आंटी पेटिशन तैयार कर लें, उसके बाद ये होगा कि जब आपका कोई ऑर्डर आ जाएगा तो आप उस ऑर्डर का नंबर और डेट डाल के उस पेटिशन में उसे चैलेंज कर लीजिएगा, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपकी हेयरिंग हो जाएगी, आपका हक़ अल्लाह आपको यहाँ से दिला देगा। वहाँ लोग नहीं मान रहे, यहाँ से सही। 50 दिन तक अकील अब्बासी साहब ने मेरा फ़ैसला रोक कर रखा।
हाई कोर्ट के अंदर मीडिया की अलग कमरा है, जहां अगर किसी के साथ मीडिया वालों से किसी को कांटेक्ट करना होता है तो वहां जाकर बात करें। मीडिया वाले कैमरे लिए वैसे भी खड़े होते हैं कोर्ट के अंदर। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मेरी वीडियोस आ गई। उसके बाद ये हुआ कि 50 दिन के बाद अकील अब्बासी साहब ने मेरा फ़ैसला निकाला। मैं बहुत खुश हो गई कि फ़ैसला मैंने उनसे हेयरिंग में पूछा कि क्या आपने नीलाम के फ़ैसले को सेट असाइड कर दिया। क़ानूनी ज़बान में सेट असाइड करने का मतलब होता है पिछले जज के फ़ैसले को कैंसिल करके नया फ़ैसला करना। उन्होंने कहा मैंने कर दिया, लिख दिया है इसके अंदर। मैं बहुत खुश हो गई। अच्छा, फ़ैसले के आखिरी के हिस्से को मैंने पढ़ा, बाकी फ़ैसला पढ़ा भी नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने सेट असाइड कर दिया। मेरे साथ 1-2 लोग और भी थे, उन्होंने आखिरी के हिस्से पर पढ़ा है। उसमें लिखा था कि हम सिंगल जज के पास वापस भेज रहे हैं, वो फ़ैसला करेगा कि यहाँ पर पार्टीशन हो सकता है या नहीं। मैं खुश हो गई कि पार्टीशन तो हुआ है, पैसे देने को मैं तैयार हूँ, बात ख़त्म हो गई। तो फिर अब उसके बाद बाकी क्या बचा है? अपने हिस्से में जो एक्सेस आ रहा है उसे दे दूँगी, बाकी लॉन अलग पार्टीशन करने के बाद मेरा भाई जिसको चाहे बेच ले, क्या हर्ज है इसमें। अब हुआ ये कि सिंगल जज के पास जब मेरी हेयरिंग हुई तो वही बात हुई कि भाई 20 साल पहले कैंसिल शुदा लॉ के बजाय नया लॉ जो मैं दे रही हूँ, मैं उसकी प्रिंट आउट्स मैं नेट से निकाल के लेकर गई थी, इसकी बुनियाद पे फ़ैसला करें। नया लॉ ये है कि 20% तक डिविएशन, प्लॉट के साइज़ में 20% तक डिविएशन हो सकती है। डिविएशन का मतलब ऊंच नीच, मतलब ये कि 320 गज से लेकर 480 गज तक का प्लॉट बन सकता है जो लीगल है, और उसको बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी अलग प्लॉट के तौर पे तस्लीम कर रही है। 2005 का वो कानून आया। उसके बाद कई क़वानीन आए 20% डिविएशन वाले। 2011 में आया कि ये डिविएशन 20% नक्शे में जिस चीज़ में चाहें, मंजूर शुदा पॉलिसी में जिस चीज़ में चाहें तब्दीली करना चाहें करें, हत्ता कि सड़क का साइज़ जिस चीज़ में चाहें तब्दीली कर लें, मगर 20% तक इजाज़त दे रही है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और उसके लिए रेगुलराइजेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। 2011 में मज़ीद आया कानून, रेगुलराइजेशन फ़ीस की मज़ीद बहुत सारी तफसीलात आई कि कमर्शियल की ये होगी, रेसिडेंशियल की इतनी फ़ीस होगी, और उसके बाद 20% से ज़्यादा अगर किसी ने कर दिया डिविएशन तो उसे हम तोड़ देंगे। 20% तक इजाज़त दे रहे हैं। रहा प्लॉट का साइज़, तो अगर प्लॉट के साइज़ में कोई डिविएशन की जा रही है 20% के अंदर, तो फिर उसमें कोई रेगुलराइजेशन फ़ीस नहीं है। मेरा तो हो रहा था। बहरहाल जज मेरी बात मानने पर राज़ी नहीं थे। मैंने कहा अगर आप वो पुराने ही कानून पे फ़ैसला कर रहे हैं तो ये रहा मेरा ड्राइंग रूम। इतनी देर से तो आप लोग बिल्लियों को देख रहे थे, अब ये देखें मेरा ड्राइंग रूम ये रहा। मैंने कहा ये मेरा ड्राइंग रूम लॉन के अंदर बना हुआ है, इस ड्राइंग रूम को गिरा दें, मेरे लॉन का साइज़ 500 गज हो जाएगा। आप 400 मांग रहे हैं, ये तो 500 हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस घर में रहने दें, फिर तो पार्टीशन हो जाएगा ना, फिर नीलाम का फ़ैसला कैंसिल करें। उन्होंने मेरी बात सुनी। अगले दिन उन्होंने एक बात ये पूछी कि ये साइज़ के मेजरमेंट्स के लिए आप एग्जैक्ट मेजरमेंट क्या है। मैंने कहा भाई कोर्ट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे केस के मामले में, नाज़िर ने कभी आके यहाँ के नाप लिए ही नहीं है। मैं एक अरबी ज़बान की उस्ताद, मुझे क्या पता मैंने जो गलत सलत मेजरमेंट किए, मेरे मेजरमेंट में लाजमन गलती होगी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेंड लैंड सर्वेयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो मेजरमेंट्स की थी उसके हिसाब से घर का साइज़, बिल्डिंग का साइज़, कंस्ट्रक्टेड एरिया का साइज़ 650 गज हो रहा है, लॉन का साइज़ 350 गज हो रहा है। बाकी आपका आदमी करे। वो कहने लगे ठीक है हम इंजीनियर को भेज के करवा लेते हैं, आप अगर उसकी फ़ीस देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, घर बचाना है मुझे, मैं दे दूँगी फ़ीस उसकी, करवा लें। अब अगले दिन जो ऑर्डर आया है उसमें 2 बातें लिखी हैं। एक बात ये लिखी है कि इंजीनियर को ये फ़ीस देने के लिए तैयार है, लेकिन ये नहीं लिखा कि फ़ीस कितनी देनी होगी। हो सकता है 10,000 हो सकता है वो 1 लाख फ़ीस लगा दे। मैं कहाँ से ला कर दूँगी? पेंशनर, मेरा बुढ़ा शौहर और मैं, हम दोनों पेंशनर, कहाँ से ला के करेंगे? उसमें फ़ीस नहीं लगी। चले उसकी भी बात हो जाती कि फ़ीस इतनी लगाओ जितनी मैं दे सकूं। उसके बाद लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात ये हुई कि उन्होंने लिखा है कि उसके बाद हम इनका ड्राइंग रूम तोड़ देंगे और 2 अलग अलग प्लॉट हो जाएंगे। फिर हम दोनों प्लॉट्स को अलग अलग नीलाम करेंगे, हम दोनों की अलग अलग बिड्स लेंगे। बिड का लफ्ज़ लिखा है, ये लिखा है कि हम दोनों अलग अलग नीलाम करेंगे। हाउ कम, कैसे करेंगे? मेरे घर को दोनों प्लॉट्स को भी नीलाम करेंगे, और 20 आज 1 फरवरी हो चुकी है, 20 फरवरी को नीलाम है। कैसे होगा? किस कानून के तहत होगा नीलाम? पार्टीशन तो हो जाएगा ना ड्राइंग रूम तोड़ने के बाद। उनकी मर्ज़ी के मुताबिक 20 साल पहले कैंसिल शुदा कानून के मुताबिक हो चुका होगा पार्टीशन। फिर आखिर वो पार्टीशन पे क्यों नहीं टिक रहे हैं? आखिर वो एक नई बात क्यों कर रहे हैं? मुझे कोर्ट इजाज़त दे, मुझे टिके रहने दे पार्टीशन पर, क्योंकि केस तो पार्टीशन का था। पार्टीशन कर दें एज़ पर द वेरी नेचर ऑफ दिस केस। वो पार्टीशन कर दें, मुझे मेरा हिस्सा दे दें, मुझे बताएं भाई को कितने पैसे देने हैं, मैं दे दूँगी, फिर बात ख़त्म।
उसके बाद वे ये क्यों कह रहे हैं कि हम एक के बजाय 2 प्लॉट्स का नीलाम करेंगे? ये क्या बात हुई? जबकि मैंने अभी आपको बताया ना कि पार्टीशन एक्ट तो ये कह रहा है कि जब मालिकान में से कोई दूसरे का शेयर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है तब नीलाम होता है। यहाँ मैंने 23 दफ़ा लिख कर दिया है कि कोर्ट मुझे रेट बताए और मैं इसे ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। फिर आखिर मुझे मेरा भाई को उसका हिस्सा देने की इजाज़त कोर्ट क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, आपको यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आएगी लॉन में, जिसकी वजह से शायद समझने में कुछ गड़बड़ हो, लोग कुछ समझ ना पाए। ये पीछे आपको गैर प्लास्टर शुदा छोटी इमारतें नज़र आ रही होंगी, ऊंची लेकिन छोटे प्लॉट पे बनी हुई। ये मुस्लिम कॉलोनी है। यहाँ 50-50 गज़ के छोटे प्लॉट बनाकर गवर्नमेंट ने इन लोगों को लीज़ कर दिए थे। अब 50 गज़ में एक ख़ानदान कैसे रहे? लिहाजा जब एक नए बच्चे की शादी होती है उसके ऊपर एक और मंजिल बन जाती है। यहाँ आम जो घर हैं 50 गज़ के प्लॉट पर, लेकिन आम जो घर हैं 3-4 मंजिला तो सभी हो गए हैं। और ये जो आपको ऊंचा खड़ा हुआ टावर नज़र आ रहा है 7 मंजिला, अभी ऊपर इसमें कंस्ट्रक्शन बाकी है, अभी खिड़कियाँ नहीं लगी, अभी और ऊपर होना है। ये वो क्या करें, 50 गज़ में कैसे रहें? मगर उसके साथ ज़्यादती गवर्नमेंट ने जो की है वो ये की है कि एक क़ानून है, बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग का ही एक क़ानून है कि अगर छोटी जगह हो तो 2 घरों के बीच में कम से कम 3 फीट का कॉरिडोर, 3 फीट का बरामदा हो, और अगर बड़ी जगह हो तो 10 फीट फुटपाथ की जगह और 24 फीट सड़क की जगह। यहाँ 3 फीट तो क्या, 3 इंच 3 मिलीमीटर भी नहीं डाली गई। 1 इंच की मैं कह रही हूँ ना, ज़रा सी भी जगह नहीं, 1 मिलीमीटर की भी जगह नहीं है। मेरी दीवार के साथ दीवार मिलाकर उनकी दीवारें बनी हुई हैं। उनका सारा पानी, टंकी का पानी यहाँ आता है, उनका कचरा यहाँ आता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें इन लोगों का कसूर नहीं है। उनको कम जगह दी गई तो वो क्या करें, कम जगह में रह रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको जितना लीज़ कर दिया, लेकिन ये लीज़ड है, जितना भी लीज़ कर दिया उनको तो एक नेमत मिल गई बस, और वो वहाँ बना लिया उन्होंने। लेकिन इस वक्त मसला उनका नहीं, मेरा और मेरे घर का है। ये तो मैं आपको बता रही थी कि ये आपको गैर प्लास्टर शुदा जो नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं। ये मेरे पड़ोसी मुस्लिम कॉलोनी के मेरे साथी हैं। बाकी मसला मेरे घर का ये है कि भाई ड्राइंग रूम गिरा तो 400 गज़ का हो जाएगा। 20 साल पुराने क़ानून पे, 20 साल पहले कैंसिल शुदा क़ानून पे आपको अमल करना है, कर दो। अब ये कहना कि हम दोनों प्लॉट्स का अलग अलग नीलाम करेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे बताएं कि मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ? दुनिया का कोई कानून नहीं कह रहा है कि यहाँ पर नीलाम करो, तो फिर जज साहिबान क्यों अड़े हुए हैं नीलाम करने पर? कहीं मुझे इस बात की सज़ा दी जा रही है कि अकील अब्बासी के फाइल रोक लेने के पर मैंने वीडियोस लोड करवा दी और फिर दूसरे जज उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हाँ हाँ हम देख लेंगे, नीलाम करेंगे? या कोई और बात है जब कानून ही नहीं है? देखें, बात यह है कि किताबों में लिखा हुआ, कागज़ पे लिखा हुआ कानून पूरे का पूरा मेरे साथ है। अब जब अकील अब्बासी ने रिलीज़ कर दिया, उन्होंने भी ये लिख के दे दिया कि नीलाम ही होगा, जो मैंने पढ़ा बगैर शुक्रिया अदा कर दिया था शाहिद का भी, बाकी लोगों का भी। लेकिन अब उन्हें सपोर्ट करने के लिए या किसी और को नीलाम में ये चीज़ लेने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन जज साहिबान मुझे यहाँ से निकालने पर, मुझे और मेरे बीमार बूढ़े शौहर को निकालने पर क्यों तुले हुए हैं? मैं अपने बीमार शौहर का हाथ पकड़ के यहाँ से निकल जाऊँ क्योंकि मेरे घर के बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि बराबर इतना बड़ा दफ्तर आ गया है, क्योंकि इसका चांस है कि कमर्शियल हो जाए। हालांकि ये मेन रोड नहीं है, कमर्शियल मेन स्यारे फैसल होती है, ये अंदर का एरिया है। लेकिन अगर हो भी जाता है तब भी, अगर कमर्शियल हो रहा है तो मेरा रब मुझे दे रहा है ना ये चीज़, किसी और को तो नहीं दे रहा है। फिर आखिर मुझसे मेरी चीज़ छीन के दूसरे को क्यों दी जा रही है? किसको देने का प्रोग्राम हो रहा है? कौन इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा है? हकीकत क्या है यहाँ पर मुझे बताएं। मेरे लिए दुआ भी करें, मुझे कोई रास्ता भी बताएं कि मैं क्या करूँ। अल्लाह मेरी मदद फरमाए। कुरान की एक आयत है, वल्लज़ीना इज़ा असाबहुमुल बग़यु फ़हुम यंतसिरून, कि वो लोग जो नेक लोगों की तारीफ़ करते हुए अल्लाह ताला बस फरमाते हैं कि जब उनके साथ कोई ज़्यादती की जाती है तो वो उसका मुकाबला करते हैं। अपने तौर पे मैं पूरा मुकाबला कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अदालत में मैं खुद आकर खड़ी हूँ, अल्लाह का एहसान है। क़ानून पूरे का पूरा मेरे साथ है, लेकिन क़ानून नाफिज करने वाले जज हजरात जिनके हाथ में कलम है, उनको भी तो कोई ये समझाए कि क़ानून के मुताबिक फ़ैसला करो। किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक बूढ़े और बूढ़ी औरत को उनके घर से, उनकी करोड़ों की जायदाद से किस बुनियाद पर बेघर कर रहे हो? ये तो ना करो। मुझे हकीकत क्या, मुझे इंसाफ चाहिए बस। एज़ पर लॉ मैं मांग रही हूँ, ना मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मांग रही हूँ, ना मैं अपने शौहर की बीमारी और मजबूरी बता रही हूँ, ना मैं अपनी कोई चीज़ बताकर किसी से हमदर्दी की भीख मांग रही हूँ। मुझे एज़ पर लॉ, अगर क़ानून में गुंजाइश है यहाँ नीलाम की,
ये घर ये कमरा तोड़ देने के बाद भी और उससे पहले भी। अगर क़ानून में गुंजाइश है नीलाम की तो मैं इन तमाम जज साहिबान से माफ़ी मांग लूँगी, मैं पीछे हट जाऊँगी, कहूँगी आओ नीलाम कर दो मेरे घर को। मैं और मेरा शौहर हाथ पकड़ के बाहर निकल जाएंगे और हम रात सड़क पर गुजारेंगे। और चाहो तो नीलाम के पैसे हमें 10 साल बाद देना, चाहो तो नीलाम के पैसे अभी दे देना, लेकिन कर दो नीलाम। लेकिन जब क़ानून में नहीं है गुंजाइश तो फिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताएं। मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ भी करें, मेरी मदद भी करें। मुझे नहीं पता मदद कहाँ से आएगी, अल्लाह कोई रास्ता निकालने वाला है, लेकिन आप लोगों के सामने सूरत हाल मौजूद है बस। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।